कि शायरी करने के लिए पूरी दुनिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक क्लासरूम है। जब आपके मन में बहुत कुछ कहने को होता है तो शब्द जो हैं वो बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आती हैं। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। जानते हैं तो वसीम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी शायरी किसी सरलीकरण का शिकार नहीं है, आप आसानी से बड़ी गंभीर बातों को कह जाते हैं। कहां से मिलती है आपको ये सोच और निगाह? आपके दिल तक, सुनने वालों के दिलों तक पहुंचती है। लेकिन जहां तक आपने मेरी सरल भाषा की तरफ इशारा किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, when the heart is full, the words are few। जब आपके मन में बहुत कुछ कहने को होता है तो शब्द जो हैं वो बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आते हैं। और अगर आप शायरी को लफ्ज़ों से सजाने के फेर में नहीं पड़ते हैं तो आपके जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर के एहसासात हैं, वो शायरी में इस तरीके से ढलते हैं कि आपको ये लगता है कि मैंने बहुत सादा ज़ुबान में बात कह दी। लेकिन सादा ज़ुबान में बात कहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, इसलिए कि वो चीज़ जो आपके वजूद को जाहिर किया करती है उसके लिए आपको किसी ऑर्नामेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के घर में जब आग लगती है, लग जाती है, तो वो बाहर ये कहता हुआ नहीं दौड़ता कि हुजूर क़िबला तशरीफ़ लाइए, मेरे हमसायगान तशरीफ़ लाइए, मेरा घर जो है नज़र आतिश हुआ जा रहा है। बल्कि वो दौड़ता है तो ये कहता हुआ दौड़ता है कि दौड़ो दौड़ो, मेरे घर में आग लगी, बचाओ, पानी लाओ। ये तो दरअसल सच्ची शायरी की यही पहचान है कि वो इस तरीके से अपने आप को अदा करे। जो पहला रिएक्शन होता है, जिसके अंदर कोई सजावट नहीं होती, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता, जब वो ज़ुबान इस्तेमाल होती है, तब मैं समझता हूँ कि शायरी का सही हक अदा हुआ करता है। वसीम साहब, प्रेम, अकेलापन, खामोशी, गांव और समाज की स्थिति, कोई खास चीज या मूड जो आपको शायरी के लिए प्रेरित करता हो? शायरी को प्रेरित करने के लिए कोई ख़ास चीज़ पहले से तो तय नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी, सर्जन का जो अमल है, वो सच्चे शायर के यहाँ हर वक्त जारी रहता है। कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि जो आपको अंदर से कुछ कहने के लिए आमादा करती है और आप उसे कह जाते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा डेस्क पर बैठकर फार्मूला नहीं बना है कि जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तभी आप शेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायरी करने के लिए पूरी दुनिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक क्लासरूम है। आप डिफरेंट परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं और कोई चीज़ आपको क्लिक करती है, कोई चीज़ आपके दिल को छूती है, और वो अगर लफ्ज़ों का जामा पहन लेती है, वही शायरी हो जाती है। एक रचनाकार का बहुत ख्याति प्राप्त होना कैसे उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी को प्रभावित करता है? आप इतना व्यस्त रहने के बाद परिवार और अपने परिचितों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, मसरूफियतें अपनी जगह होती हैं, जिम्मेदारियां अपनी जगह होती हैं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, यह समझिए कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ताकत दी या इतनी क्षमता दी कि मैं किसी जगह पर नाइंसाफ़ी नहीं कर सका। जहाँ तक फैमिली की जिम्मेदारी है, वो भी मालिक ने मेरी पूरी कराई। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ, एक बेटा, बड़ी बेटी मेरी कनाडा में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, वहाँ पर उसका हस्बैंड जो है वहाँ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। मेरी छोटी बेटी बॉम्बे में है, सेटल प्रॉपरली, उसका शौहर बहुत अच्छी जगह पर काम करता है। बेटा भी मेरा कंप्यूटर इंजीनियर MBA है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से सेटल है गुड़गांव में, दिल्ली में। तो ये तो रही जिम्मेदारियों की बात, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी कहना चाहिए कि बेटर हाफ जिसको आप कहते हैं, मेरी अहलिया का रहा। इसलिए कि मेरी मसरूफियात बाहर की ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और मालिक का करम यह है कि मैं बड़े तमानियत के एहसास के साथ ये कहता हूँ कि बच्चों की सही तरबियत हुई और सही जगहों के ऊपर पहुँचे। रही बात दोस्तों से मुलाकात की, परिचितों से मुलाकात की, तो मेरे पास वक्त की कमी ज़रूर है, लेकिन मेरे यहाँ खुलूस की कमी नहीं। मेरे अंदर की सच्चाई जो है मेरे दोस्तों को मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि वो ये जानते हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा
मैं उनके लिए वक्त भी निकालूंगा, उनकी खुशी और गम में शरीक होने की भी कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल में बहुत बुनियादी चीज़ जो है वो आपका खुलूस और सच्चाई है। अगर वो खुलूस और सच्चाई आपके पास नहीं है तो ना आप फैमिली के साथ आपका कमिटमेंट सही हो सकता है, ना समाज के साथ हो सकता है, और ना दोस्त अहबाब के साथ हो सकता है। आज की राजनीति और समाज के हालात पर आपका शायर मन क्या कहना चाहेगा? इस मौजू पर तो आप न बुलवाएं तो बहुत कम है। मैं तो सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इसलिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा ज़रिया है मेरी बात को बाहर पहुँचाने का। मैं मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी जमहूरी प्रणाली चल रही है, जो हमारा प्रजातंत्र चल रहा है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए कि ये प्रजातंत्र हमारा बारोड प्रजातंत्र है। ये हमने कर्ज लिया हुआ है, मांगा हुआ, हम इमिटेट कर रहे हैं। ये वेस्टर्न प्रजातंत्र है जिसकी हम नकल कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए शायद हम आवाम तक वो इंसाफ नहीं पहुंचा पाए हैं जो पॉलिटिकल विल को पहुंचाना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी प्रजातंत्र जो है उसको रिवाज दिया जाए। और हिंदुस्तानी प्रजातंत्र से मेरी मुराद ये है कि हिंदुस्तान में सदियों से वो प्रजातंत्र मौजूद था। ये बात अलग थी कि उसके वोट नहीं डाले जाते थे, लेकिन आप देखते थे कि किसी ख़ानदान में किसी बड़े को मान लिया जाता था बड़ा, और उसकी बात को लोग इसलिए सुना करते थे और उससे गाइडेंस इसलिए लिया करते थे, फैसले इसलिए कराया करते थे कि उसके पास नैतिकता होती थी, आचरण होता था। यानी आदमी की पहचान का और आदमी के बड़ा मानने का जो जरिया होता था आवाम के पास, वो किसी भी शख्स के, किसी व्यक्ति विशेष के आचरण और उसकी नैतिकता हुआ करती थी। इसी वजह से उसको बड़ा माना जाता था और उसके साथ फैसले खानदान से लेकर गांव देहात इलाके के सारे फैसले हुआ करते थे। तो ये भी तो डेमोक्रेसी थी, ये भी तो प्रजातंत्र था। तो जब तक के हिंदुस्तान में वो प्रजातंत्र नहीं आएगा जहां पर आचरण और नैतिकता के बल के ऊपर आप किसी को बड़ा माने, मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे सियासी मंजर का तसव्वुर नहीं कर सकते। चूँकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या मगरबी तहजीब है या मगरबी प्रजातंत्र है, ये दौलत से शुरू होता है और दौलत पर ख़त्म होता है। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ आदमी को महत्व दिया जाता था, अजमत दी जाती थी, वो त्याग के बल पर दी जाती थी। तो जब तक हमारी राजनीति के बाद त्याग का तसव्वुर नहीं आएगा, जब तक हमारी राजनीति हमारे अवाम को मुतमईन नहीं कर सकती। युवा रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा रचनाकारों के लिए तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, कठिन है, सब्र आज़मा है। वो जिस रास्ते को भी इख्तियार करते हैं उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी और पूरी दृढ़ता के साथ कायम रहें। अगर उनके पास फ़न की सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से कॉन्स्टेंट्स हैं, बहुत सी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आपके पास फ़न की सच्चाई है तो आपको वो मकाम ज़रूर मिलेगा जिसके आप मुस्तहिक़ हैं। कोई नई रचना आपकी? हाँ, बिल्कुल, नए शेर मैं आपको सुना देता हूँ। क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके जज्बात का एहतराम करूँ। ये नए शेर हैं, सुन लीजिए कि रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। और ये शेर भी ख़ास तरीके से सुनिए कि मैं तो ये हिम्मत दिखा पाया नहीं, मैं तो ये हिम्मत दिखा पाया नहीं, तू ही मेरे साथ चलना छोड़ दे। मैं तो ये हिम्मत दिखा पाया नहीं, तू ही मेरे साथ चलना छोड़ दे। तुझसे उम्मीद वफ़ा बेकार है, तुझसे उम्मीद वफ़ा बेकार है, कैसे एक मौसम बदलना छोड़ दे, कैसे एक मौसम बदलना छोड़ दे। और आखिरी ये शेर है, ये पूरी तहजीबी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ इशारा होगा। एक वाक़या भी है उर्दू की तारीख़ का मीर दर्द के हवाले से, तो मैं ये शेर अहले नज़र के लिए पेश करता हूँ कि कैसे एक मौसम बदलना छोड़ दे। कुछ तो कर आदाब महफिल का लिहाज, कुछ तो कर आदाब महफिल का लिहाज, यार ये पहलू बदलना छोड़ दे। तो मैं आखिर में आपको ये शेर सुनाता हूँ, ये मेरे बड़े पसंदीदा शेरों में से है
इंसान और भगवान, इंसान और खुदा के रिश्ते पर मेरा ये शेर है। तो ये मैं नाजरीन की नज़र किए देता हूँ कि उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुंचूं। उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुंचूं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमसे बात करने के लिए। विष्णु सिंह देवल।